नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण बिहार की नदियों को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, जो आपके आगे आने वाले 69th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही डिटेल से नदियों को डिस्कस किया गया है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका नदियों से एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अपने चैनल पर जो है बिहार के हिस्ट्री को, कंप्लीट हिस्ट्री को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार के नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है पठारी नदियाँ। ठीक है, ये अपना बिहार है, बीच में गंगा नदी है। ऊपर से जो भी नदी आ रही है, उत्तर से जो भी नदी आपके दक्षिण की ओर गंगा में मिल रही है, वो सारे के सारे नदियाँ जो है किससे निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। जबकि दक्षिण से जो भी नदी उत्तर की ओर बह रही है और गंगा में मिल रही है, इसे पठारी नदी बोला जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो हिमालय की नदियाँ होती है, ये आपके सदा नीरा नदी होती है। हिमालय की नदी में जो है 12 महीना पानी उपलब्ध होता है। ठीक है, जबकि जो पठारी नदियां होती हैं, इनमें केवल बरसात के दिनों में पानी उपलब्ध होता है, तो इसीलिए इसे बरसाती नदी बोला जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हिमालय की नदियां जो है नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है, जबकि जो पठार है, पठार की नदियां साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं। हिमालय की नदियां बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पठारी नदियां छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो हिमालय की नदियां हैं वो आपके बाल अवस्था में है, जबकि पठारी नदियां आपके प्रौढ़ अवस्था में, मतलब एक बूढ़ी अवस्था में है पठारी नदियां। ठीक है, और जो आपके अगर हिमालय की नदियां बाल अवस्था में है तो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। जैसे कि समझिएगा यहाँ पर कि इस प्रकार से कोई एक नदी बह रही है हिमालय से जो निकलती है, इसे मान लेते हैं हम लोग कोसी। ठीक है, बिहार कोसी को बोलते हैं कोसी। लेकिन कोसी में इतना पानी आता है कि इस तरीके से सीधा हो जाता है, और जो ये भाग बच जाता है, इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है गोकुल झील बोला जाता है। ठीक है, ये नदी सीधा बहने लगी और यहाँ पर आपके पानी रह गया, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे गोकुल झील बोला जाता है। जबकि आपको ध्यान रखना है कि जो पठारी नदियाँ होती हैं, वे सीधी गमन करती हैं। ठीक है, पठारी नदियाँ आपके सीधी गमन करती हैं, जबकि जो हिमालय की नदियाँ हैं अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। जैसे बिहार का शोक किसे बोला जाता है, कोसी को। ठीक है, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अत्यधिक जल संग्रह के कारण जो है हिमालय की नदियाँ में ज़्यादा बाढ़ आता है, क्योंकि हिमालय में जो है बारिश के दिनों में बारिश का ही पानी होता है और जो बर्फ़ पिघलता है उसका भी पानी होता है। तो हिमालय की नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण हिमालय की जो नदियां हैं उसमें बाढ़ आ जाती है बरसात के दिनों में। जबकि आपको ध्यान रखना है कि जो पठारी नदियां हैं इनमें पानी कम उपलब्ध होता है, तो यहाँ पर बाढ़ की संभावना भी कम है। जो हिमालय की नदियाँ हैं ये पूर्ववर्ती नदी हैं, हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं, और जिस घाटी में पहले बहती थी हिमालय के निर्माण से पहले, उसी घाटी में आज भी बह रही हैं। जबकि जो पठारी नदियां हैं ये आपके अनुवर्ती नदी हैं। ठीक है, इसने अपना रास्ता चेंज भी किया है पहले। ठीक है, उसके बाद है कि हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियां आपके हिमालय से निकलती हैं। जबकि पठार से करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि नदियां जो है ये आपके पठार से निकलती हैं। तो पठारी नदियां और हिमालय नदियां में आप लोगों ने अंतर समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद आप समझिएगा जो गंगा नदी, इसके बारे में समझिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी का निर्माण जो है किन दो नदियों के मिलने से होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है ये देवप्रयाग में मिलती हैं, उसके बाद गंगा का निर्माण होता है। जो गंगा नदी है हरिद्वार के बाद आपके मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप लोग जोड़ लीजिए। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और
पश्चिम बंगाल से होकर गंगा नदी भारत में बहती है। तो बिहार से भी होकर बह रही है। तो बिहार से होकर गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है? तो 445 किलोमीटर होकर बहती है। ठीक है, 445 किलोमीटर का विस्तार, जो गंगा का विस्तार है आपके बिहार में है। गंगा की टोटल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है बिहार के किन किन ज़िले से होकर प्रवाहित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किन किन ज़िले से होकर प्रवाहित होती है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ऊपर में देखिए, सबसे पहले नीचे से आते हैं बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर। ठीक है, ये सारे आपके हो गया दक्षिण का डिस्ट्रिक्ट हो गया। उत्तर में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो सारण है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार। इन सभी डिस्ट्रिक्ट से होकर गंगा नदी आपकी प्रवाहित होती है बिहार में। तो आपको ये भी याद रखना है कि बिहार के जो है 12 डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी प्रवाहित होती है। साथ ही ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है इसकी सर्वाधिक लंबाई किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सर्वाधिक इसकी लंबाई जो है पटना डिस्ट्रिक्ट में है। सर्वाधिक इसकी लंबाई कहाँ है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक इसकी लंबाई है। तो जो आपकी नदी है उन नदियों के बारे में समझ लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो नदी हिमालय से निकल के आती है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला नदी आपके है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी बोला जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई नदी जो है अगर बिहार में प्रवेश कर रही है तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रही है, और बिहार में अगर गंगा में मिल रही है तो किस लोकेशन पर गंगा में जाके मिल रही है। या तो कोई इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये आपके पुनपुन नदी है। पुनपुन के सहायक कौन है? तो फल्गु है। फल्गु जो नदी है इसका निर्माण किस किस नदियों के मिलने से होता है? तो निरंजना और मोहना नदी के मिलने से होता है। यह प्रश्न आपकी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, 68 बीपीएससी के द्वारा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग पहला समझिए घाघरा। ठीक है, घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी बोला जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये घाघरा जो है कहाँ पर गंगा नदी में मिलती है? तो छपरा के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है गंडक नदी, ये भी आपके नेपाल से निकलती है। पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन स्थान पर ये आपके बिहार में प्रवेश करती है। और कहाँ पर आके गंगा में मिलती है? तो सोनपुर के पास आपके आके गंगा में मिल जाती है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो गंडक नदी है भैंसा लोटन स्थान पर, गंडक नदी पर जो है भैंसा लोटन स्थान पर आपके गंडक बैराज बनाया गया है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ जाके गंगा में मिलती है? तो खगड़िया के पास जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक बोला जाता है। ये नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बिहार में प्रवेश करती है। और आपको याद रखना है कि कटिहार के कुर्सेला घाट में जो है गंगा नदी में आके मिल जाती है। जो आपके कोसी नदी है इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदी है। एक आपकी है बागमती। जो बागमती नदी है ये आपके नेपाल से निकलती है। और आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। और किससे जाके मिल जाती है? तो कमला नदी से जाके मिल जाती है। और जो कमला नदी है, आपकी जो कमला नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये भी आपकी नेपाल से निकलती है। और जो कमला नदी है इसी पर आपके नेपाल में जो है काठमांडू और पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये आपके कमला नदी के किनारे ही स्थित है। और जो कमला नदी है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आपके बिहार में प्रवेश करती है। और आपको याद रखना है कि किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। बागमती मिलती है कमला में और कमला जाके मिलती है कोसी में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एक नदी महानंदा। ठीक है, क्या नाम है? महानंदा नदी। जो महानंदा नदी है कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। और बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में आपके बिहार में प्रवेश करती है। और आपको ध्यान रखना है कि ये बिहार में बहते हुए आपके पश्चिम बंगाल चली जाती है। और पश्चिम बंगाल में जो है मालदा के पास जाके गंगा में मिल जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखना है कि जो मेची नदी है किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की आपकी सहायक नदी है। तो जितना भी आपके नॉर्थ बिहार की नदियाँ हैं सारे को डिस्कस कर लिया गया। अब साउथ बिहार की नदियों के बारे में देखिएगा। साउथ बिहार में सबसे जो पश्चिम में देखिए एक नदी है करमनासा नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो जो करमनासा नदी है आपके विंध्य पहाड़ी से
निकलती है। कहाँ से निकलती है? बिंद पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार से सीमा बनाते हुए बक्सर के चौसा में जाके आपके गंगा में मिल जाती है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि गंगा नदी जो है पहली बार बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा नदी है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। ठीक है, और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो है ये रोहतास में प्रवेश करती है। इधर आपके कैमूर है, आपके रोहतास है, तो रोहतास में आपके प्रवेश करती है और पटना के पास में एक मनेर लोकेशन है, वहाँ पर आके गंगा में मिल जाती है। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि सोन नदी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आके गंगा में मिल जाती है? तो आपको याद रखना है कि पटना में आके जो है गंगा में मिल जाती है, पटना के मनेर में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और फतुहा के पास आपके गंगा में आके मिल जाती है। उसके बाद है निरंजना नदी और मोहना नदी। इन दोनों नदी के मिलने से एक नया नदी का निर्माण होता है, फल्गु नदी। और जो फल्गु नदी है ये पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है। साथ ही ये भी याद रखना है कि जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी के किनारे ही आपके गया स्थित है। और जो विष्णुपद मंदिर है ये आपके किस नदी पर है? तो फल्गु नदी पर है विष्णुपद मंदिर। जो रबर डैम बनाया गया है ये भी आपके फल्गु नदी पर बनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखना है कि जो निरंजना और मोहना नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग पठार से निकलती है। उसके बाद है सकरी नदी, जो नवादा को जानते होंगे। सकरी नदी ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है सकरी नदी और लखीसराय के पास जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद है किऊल नदी, ये आपके हजारीबाग के पठार से निकलती है और ये भी आपके लखीसराय में जाके गंगा में मिल जाती है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नोट में आपको याद रखना है कि यमुना के बाद जो है गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी है। इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। जो आपके ये तो इम्पोर्टेंट नदी हो गया। और जो आपके इम्पोर्टेंट ये नदियाँ हैं, जो बड़ी नदियाँ हैं, इसके कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, इसके बारे में भी देख लीजिए। हो सकता है एग्जाम में आपको फंसाने के लिए सहायक नदियाँ के बारे में भी पूछा जाए। पहला आपके गंगा है, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? घाघरा, एक सेकंड रुकिएगा, कौन कौन है? ये आपके घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। उसके बाद दक्षिण में कर्मनासा, सोन, पुनपुन, सकरी, किऊल और अजय। जो अजय नदी है ये आपके पश्चिम बंगाल में जाके कहाँ पर मिलती है? तो हुगली मिल जाती है। पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में जो है अजय नदी जाके मिल जाती है। और जो हुगली नदी है किसकी एक शाखा है? तो गंगा की ही एक शाखा है। उसके बाद है घाघरा नदी। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे उत्तर प्रदेश के मैदानी में जो है सरयू नदी बोला जाता है, जबकि बिहार में घाघरा बोला जाता है और नेपाल में इसे गोगरा और करनाली नदी बोला जाता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है गंडक। ठीक है, गंडक को मैदानी भाग में क्या बोला जाता है? तो नारायणी बोला जाता है, जबकि नेपाल में इसे सप्तगंडकी और शालिग्रामी बोला जाता है। गंडक की सहायक नदी कौन कौन है? तो काली गंडक और त्रिशूली। काली गंडक और त्रिशूली जो है गंडक की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है बूढ़ी गंडक। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो मसान है, बलौर, तिऊर, धनौती, ये सारी आपकी सहायक नदियां हैं। बागमती, इसके सहायक नदी कौन कौन है? तो लाल बकिया है, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती, ये सारे किसकी सहायक नदियां हैं? तो बागमती नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है कोसी नदी। नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार के सुपौल में बिहार में प्रवेश करती है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो कोसी नदी है, कोसी नदी पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। और इसके सहायक नदी कौन कौन है? तो अरुण, तमोर, लीखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी, ये सारे आपकी कोसी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है महानंदा।
महानंदा, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है? तो महानंदा है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? पेन्नौर, नागर, बालासर, मेची इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है दक्षिण में, आइए बिहार के दक्षिण में, तो करमनासा नदी। बिहार के दक्षिण के सबसे पश्चिम नदी कौन है? तो करमनासा नदी है। इसकी उत्पत्ति जो है विंध्य पहाड़ी से होता है और इसे अपवित्र नदी बोला जाता है। बोला जाता है कि आपने जितना भी पुण्य किया है, अगर आप करमनासा नदी में नहा लीजिएगा तो आपका सारा पुण्य जो है पाप में बदल जाएगा। जबकि गंगा में अगर आप नहाते हैं तो जो भी पाप किए हैं सारे आपके पुण्य में बदल, मतलब कि जो भी आप पाप किए हैं वो आपके कट जाएगा, ठीक है, गंगा में नहाने पर। जबकि करमनासा में नहा लीजिएगा तो जो आप पुण्य किए हैं वो सारे एक तरीके से पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि सोन नदी, ठीक है, सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? तो एमपी के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है सोन नदी। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी में कौन कौन है? रिहंद है, कन्हार है और उत्तरी कोयल है। ध्यान से याद रखिएगा, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है। पुनपुन नदी ये पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदी में मोरहर, मादर, दरधा, मोरहर, मादर, दरधा और फल्गु है, ठीक है, और आपके फल्गु है। उसके बाद है फल्गु नदी। जो फल्गु नदी है इस पर आपके गया जी डैम है। ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति आपके फल्गु नदी किनारे हुआ था।